नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में। स्टॉक बॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च फर्म। इस वीडियो में हम करेंगे एनालाइज न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स को। तो यहाँ पे हमारा गोल होगा कि हम बिजनेस आर्टिकल्स, फाइनेंशियल आर्टिकल्स, इकोनॉमिक आर्टिकल्स को चूज करें और उन्हें एनालाइज करें, उनके कॉज और इफेक्ट को देखें कि क्या इसका कॉज होगा इस इवेंट का, और इस इवेंट का क्या इम्प्लीकेशन होगा हमारे लाइफ पर और स्पेसिफिकली फाइनेंसेस पर या करियर पर। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। नॉन टैरिफ बैरियर्स, गवर्नमेंट रेडी स्टेप्स टू ईज एक्सपोर्टर्स रूल्स। यहाँ पे बात हो रही है नॉन टैरिफ बैरियर्स की। टैरिफ्स का मतलब सबको पता होगा, टैक्स को यूजुअली हम टैरिफ बोलते हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज हो गई, कस्टम ड्यूटीज जितनी भी लगती हैं। तो यहाँ बात हो रही है एक्सपोर्टर्स की। एक्सपोर्टर्स रूल्स का मतलब होता है एक्सपोर्टर्स की प्रॉब्लम। ठीक है, जो इनके प्रॉब्लम्स हैं इनकी बात हो रही है यहाँ पे, और गवर्नमेंट रेडी कर रही है कुछ ऐसे स्टेप्स जिसकी वजह से इनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। इनकी इनका बिजनेस थोड़ा इजी हो जाएगा इनके लिए। तो आगे आइए आगे जानते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर आप देखें तो नॉन टैरिफ बैरियर्स जो एक्सपोर्टर्स फेस करते हैं, इसको कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक कमेटी लॉन्च की है, यहाँ पे सेटअप की है। तो कमेटी जो सेटअप की गई है, ये देखिए यहाँ पर है अभी इस पैराग्राफ पर। कमेटी सेटअप की गई है और एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, सीनियर ऑफिशियल का ये कहना है। टिपिकली नॉन टैरिफ बैरियर काफी समय लगा देता है सॉल्व होने में, मतलब कुछ साल लग जाते हैं यहाँ पे। तो डेवलपमेंट ऐसे टाइम पर आया है जब इंडिया ऑलरेडी एफटीएस डिस्कस कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। जैसे यूके के मैनिफेस्टो में अभी कुछ वीडियोस पहले ही हमने डिस्कस किया था कि यूके के मैनिफेस्टो में, जो इलेक्शन के मैनिफेस्टोज हैं सबके, हर पार्टी के, उसमें इंडिया के साथ जो एफटीए होना है उसको लेकर चीजें मेंशन की गए हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से इंडिया दूसरे इलेक्शंस में मैनिफेस्टो में इंडिया का नाम आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें, मतलब ये नाम खैर पाकिस्तान में तो कई बार आया है, बट दूसरी डेवलप कंट्रीज में पॉजिटिवली आया है यहाँ पे। सो दैट इज एक्चुअली अ न्यू थिंग। एंड इंडिया नेगोशिएट कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स काफी सारी डेवलप कंट्रीज के साथ, जहाँ पे नॉन टेरिफ मेजर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ये कॉज ऑफ कंसर्न बन गया है इंडियन एक्सपोर्टर के लिए, उन बिजनेसमैन के लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से चीजें। तो इंडिया बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है। आईटी सर्विसेज कितना एक्सपोर्ट करता है आप देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। स्पाइसेस से लेके बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया नेट एक्सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी। तो यहाँ पे अगर आप देखें एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को लेके, वैसे ही आजकल डेली नए रूल्स आ रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह। तो इसीलिए रिव्यू मीटिंग में एक्सपोर्टर्स ने अर्ज किया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को कि वो स्ट्रैटेजी जल्दी से जल्दी डेवलप करें और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो इम्पोज किए गए हैं उनके ट्रेड पार्टनर्स के ऊपर के द्वारा, जो इनके बिजनेस को बहुत ज्यादा हिंडर कर रहे हैं इस वक्त। मैं आपको सही बताऊं तो अब यूरोप में भी देख लीजिए ना, सस्टेनेबिलिटी को लेके, क्लाइमेट को लेके इतने सारे रूल्स आ गए हैं कि इट्स नॉट वेरी इजी। और एज एन एक्सपोर्टर, क्योंकि आप सामने वाला आपका क्लाइंट है, तो वो कुछ भी चीजें आपके ऊपर कई बार इम्पोज कर देता है कि आप ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, जिससे करना बड़ा मुश्किल होता है। राइट। तो इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर्स बहुत तरीके के होते हैं, एक्सपोर्टर्स फेस करते हैं, इंपोर्टर्स भी फेस करते हैं, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे सिर्फ टैक्स और ड्यूटीज नहीं होते हैं बैरियर्स। ऐसा नहीं कि मैं आपके ऊपर 50% लगा दूं बस यही बैरियर्स है। नॉन टैरिफ बैरियर्स अलग हो गए। नॉन टैरिफ जैसा मैंने बताया, टैरिफ का मतलब ड्यूटी, टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये हो गया। नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर, सर्टिफिकेशन, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, स्टैंडर्ड्स, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशंस, तो इंडिया में ही कितने हैं खैर वो तो। और सीजनल ड्यूटीज, टैरिफ रेट कोटास, पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस, ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं यूजुअली अगेंस्ट इंपोर्टर्स। तो एक्सपोर्टर्स से ज्यादा तो इंपोर्टर्स परेशान रहते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो कमिटी सेटअप कर दी गई है इसके लिए, एंड लेट्स सी कि किस तरीके से आगे नए रेगुलेशंस आते हैं इन चीजों को कॉम्बैट करने के लिए। ऑफिशियल ने कहा कि कमिटी एक डिटेल एनालिसिस करेगी और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगी कि जो रेगुलेशन इम्पोज किया जा रहा है हमारे ट्रेड पार्टनर के द्वारा हमारे एक्सपोर्टर्स पर, लेट्स से, क्या वो कंप्लायंट है डब्ल्यूटीओ के रूल से। डब्ल्यूटीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके रूल्स ग्लोबल रहते हैं यूजुअली। राइट। एक हमने बेंचमार्क ऑफ रूल्स बनाया है डब्ल्यूटीओ के थ्रू, जिसे सारी कंट्रीज फॉलो करें। तो डब्ल्यूटीओ जो है यहाँ पे क्या इससे कंप्लायंट है ये रूल, या इंडिया ने क्या इससे ऑब्जेक्ट किया है पहले, और हम क्या चेंजेस कर सकते हैं उस ऐसे चैलेंज से डील करने के लिए। ये सारी चीजें अभी डिटेल इसका एनालिसिस किया जाएगा। आते हैं टाटा पावर स्टेप्स अप एफर्ट्स टू रीजिंग डेट। यहाँ पे बात हो रही है डेट की एंड टाटा पावर की। टाटा पावर देखिए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड जितनी कंपनीज है ना,
यहाँ निवेश बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा निवेश करना पड़ता है और यूजुअली कोई अकेले खुद नहीं कर पाता। यहाँ पे गवर्नमेंट से मदद ली जाती है और बैंक्स से मदद ली जाती है। तो देखिए टाटा पावर ऑफ कोर्स एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में है, जहाँ बहुत बड़ा पूंजी चाहिए। तो यहाँ इन अपने डेट को ही क्या कर रहे हैं, रीजिग करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ रीजिगिंग मतलब रीस्ट्रक्चरिंग। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, आपका एक डेट है जहाँ आप 20% इंटरेस्ट दे रहे हो, छोटा ही डेट है, लेट्स से क्रेडिट कार्ड का डेट। इसके अलावा आपका पर्सनल लोन है और आपके पास होम लोन है। तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग करने का मतलब ये होगा कि आप क्रेडिट कार्ड के डेट को देखोगे इतना हाई कॉस्ट है, पर्सनल लोन को बढ़ा देता हूँ, उससे क्रेडिट कार्ड डेट पे कर देता हूँ, लोन उतना ही है आपके ऊपर, लेकिन ओवरऑल आपके एक्सपेंसेस कम हो गए। टर्म भी चेंज हो गया, लेट्स से 12 महीने की जगह 24 महीने का आपने इंस्टॉलमेंट पे पर्सनल लोन लिया और उसे रीपे कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप ऐसी चीजें करते हो तो इसे हम बोलते हैं डेट रीजिगिंग, जो ये रीजिग वर्ड लिखा है, या फिर रीस्ट्रक्चरिंग। और ये जो बड़े डेट वाली कंपनीज है ना, इंडस्ट्रीज है, इनमें ये चलता ही रहता है ऑफकोर्स, क्योंकि बहुत बड़ा कॉस्ट इनके डेट में जाता है, जो इंटरेस्ट होता है। तो टाटा पावर का एम्बिशियस गोल है कि भाई हम खर्च करेंगे 60,000 करोड़, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ये। और इन्होंने इसके लिए एफर्ट्स डाले हैं डेट स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। ये चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अपनी बढ़ाएं। यस, सारी कंपनीज ही चाहते हैं, सारे स्टार्टअप्स ही चाहते हैं, क्योंकि पैसा आगे लोगों को लगता है इसमें। एंड एस्टैब्लिश प्लेयर है पावर जनरेशन में, ठीक है। तो लेंडर्स भी यहाँ पे कोई परेशानी है टाटा कंपनीज को लेके, देखिए बैंक्स परेशान वैसे भी नहीं रहते। तो इन्होंने ऐड किया कि जो शिफ्ट है टू लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ये भी एक रिफ्लेक्शन है ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल, जहां पे एक्सपेक्टेशन है कि ईज होगा कमिंग क्वार्टर्स में। यस, इंडिया का अगर आप देखें ओवरऑल इन्फ्लेशन अभी कितना है, 5.16%। अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते हैं तो आपको सारा डेटा वैसे ही लर्न रहेगा। अभी कल परसों की वीडियोस में ही हमने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन रेट 5.1% है। तो हमारे आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आप सपने मत देखो, इस साल यूएस में हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, आपके लिए नहीं होगा। और हमारा गोल 4% का है, और फूड इन्फ्लेशन से तो सब परेशान है, इतना बढ़ जाता है बीच में, इतने बड़े बड़े स्पाइक्स आते रहते हैं। तो इस साल नहीं, लेकिन अगले साल या उसके अगले साल तो इंटरेस्ट रेट कम होना ही है। तो टाटा पावर क्या कर रही है कि शॉर्ट टर्म जो डेट्स है ना, उसके शॉर्ट टर्म लोन्स, उनको खत्म कर रही है, वहां से वो पूरा शेयर लेके जा रही है लॉन्ग टर्म में। और उन्हें ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में क्योंकि रेट्स भी कम हो जाएंगे आगे जाके, तो उसका बेनिफिट भी इन्हें होगा। तो इस आर्टिकल में इन्होंने ओवरऑल यही लिखा है। तो करीब 49,840 करोड़ का कंसोलिडेटेड डेट है टाटा पावर का, जिसमें से 76% लॉन्ग टर्म है, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म का शेयर बढ़ते ही जा रहा है और शॉर्ट टर्म का घटते जा रहा है, जैसा हमने डिस्कस किया। तो ओवरऑल इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉस्ट को कम करने के लिए ये किया जाता है हमेशा। गवर्नमेंट में रेज एरिया लिमिट फॉर क्रिटिकल माइनिंग प्लेयर्स। यस, क्रिटिकल माइनिंग क्या होता है, ये जितने रीडर्स हैं मेरे रेगुलर, उन्हें पता ही होगा। क्रिटिकल मिनरल्स को जब हम माइन करते हैं, तो क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं शायद 5-6 वीडियो में बता चुका हूँ। सो आई वांट टू नो कि आपको पता है कि कौन सी लिस्ट ऑफ मिनरल्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट कहती है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो क्रिटिकल मिनरल माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए सेंटर प्लान कर रही है कि जो एरिया ग्रांट किया जा रहा है ना इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए, उसे 4 गुने से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल ये देखा जा रहा है कि जो जिसको जैसे 10 स्क्वायर किलोमीटर की जो लिमिट है ना किसी के लिए, अब उसे बढ़ा करके कितनी कर दी जाएगी, उसे बढ़ा करके कर दी जाएगी 50 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे इस पैराग्राफ में देखिए। एंड प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसेज ग्रांटेड इन केस ऑफ कंपोजिट लाइसेंस, ये लिमिट इंक्रीज हो जाएगी 25 स्क्वायर किलोमीटर से 100 स्क्वायर किलोमीटर। एंड पॉलिसी क्या चाह रहा है, देखिए कुछ यूनिक चैलेंजेस है क्रिटिकल माइनिंग में, ठीक है। जैसे कि जो डीप सीटेड डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ना रिकवरी रेट लो होती है एज कम्पेयर टू बल्क मिनरल्स। तो जहाँ रिकवरी रेट कम है, गवर्नमेंट चाहेगी कि यस इनको कॉम्पनसेट किया जाए किसी दूसरे तरीके से। अगर रिकवरी रेट कम है तो इनको एरिया ज्यादा इसलिए दिया जा रहा है यहाँ पे, और जो एरिया है 4 से 5 गुना बढ़ाया जा रहा है। तो अभी हमने इंडिया की सबसे पहली क्रिटिकल मिनरल्स की ऑक्शन हुई थी माइनिंग की, एंड काफी सारी कंपनीज थी जिन्होंने बिड भी किया। एंड सबसे बड़ी कंपनीज तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज ने यहाँ पे सिक्योर भी किए बिड को, एंड अब वो माइनिंग स्टार्ट भी करेंगे कुछ दिनों में। तो ओरिजिनली एरिया लिमिट सेट किए गए थे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत, ताकि कार्टेलाइजेशन ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि एक ही कंपनी सारा एरिया ले रही है, पूरा डोमिनेट कर ले रही है, और या फिर 2-3 कंपनीज मिलके कार्टेल बना के पूरा काम कर ले रही है। तो इसलिए एरिया की लिमिट लगा दी गई कि नहीं, 10 स्क्वायर किलोमीटर का लिमिट है। तो इसी एरिया को अब बेसिकली बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे एरियाज ऑफ कॉशन है कुछ, ठीक है। इस आर्टिकल में लिखा है कि कुछ एरियाज ऑफ कॉशन है, देखिए इस पैराग्राफ में। एंड सेंटर इंक्रीज करेगा एरिया फॉर इंडिविजुअल प्लेयर। सेक्टर एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक्नोलॉजी को भी एम्फेसाइज किया जाए।
जो फुल्ली एक्सट्रैक्ट कर पाए मिनरल्स को माइन से। तो टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, ना कि एरिया पे। यस, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए, ठीक है? तभी आपके पास जितनी है 100% कैपेसिटी आप उसका यूटिलाइज़ कर पाएँगे ओवरऑल। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग भी करना चाहिए हमें, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा माइनिंग का, राइट? क्योंकि वो ब्रॉड टर्म्स यूज़ करने के अगेंस्ट कॉशन कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर, जिसमें हम एनवायरमेंटल कंसर्न्स को कंप्लीटली बायपास कर दे रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है, जहां हम ब्रॉड ट्रेंड यूज कर रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी है, ऐसे सेक्टर्स को सपोर्ट करना। और इसके बहाने हम लोग क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस को बिल्कुल रिलैक्स कर दे रहे हैं, और ये पब्लिक स्क्रूटनी में भी नहीं आ रहा है। तो बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और इट इज इम्पेरेटिव कि हम अपने इकोलॉजिकल वेल्थ को भी मेंटेन करें स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल नॉर्म से एंड स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ओवरसाइट से। यस, सो लोगों का कंसर्न ओवरऑल एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आता है डिफेंस के बारे में, एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है ये। इसमें हमारे फीट्स जो हमने अचीव किए हैं, इसके बारे में इंडिया ने डिफेंस प्रोडक्शन, इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन क्रॉस कर चुका है 1 ट्रिलियन रुपी मार्क। यस, फॉर द सेकेंड ईयर अभी 1.27 ट्रिलियन रुपी का डिफेंस प्रोडक्शन हमने किया है, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अब सिंगल डिजिट से कितना आ चुका है, 17%, डबल डिजिट में आ चुका है। ओवरऑल अगर आप डेटा देखें तो प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का ना वो कंसिस्टेंट ही रह रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है लेकिन घट भी नहीं रहा है, 1/5 है। ऑल्दो इन्होंने, अगर आप देखें तो नई कंपनीज भी आई हैं बहुत सारी, डिफेंस स्टार्टअप्स भी बहुत सारे आए हैं, मैं बता दूं आपको। लेकिन स्टिल ओवरऑल गवर्नमेंट भी यहाँ पे काफी पैसे खर्च कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे ओवरऑल इनका शेयर सेम ही है, ना घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। तो एक्सपोर्ट्स, हम लोग एक स्क्रू स्क्रू भी एक्सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, कुछ दशक पहले की बात है। 21,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स है 2023-24, एंड ये एक्सीड कर चुके हैं 21,000 करोड़ भी। सो यहाँ पे ओवरऑल आप देखिए काफी अच्छा हमने एक बेंचमार्क सेट किया है खुद के लिए ग्रोथ का, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ ऐसे ही चलते रहनी चाहिए। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया अभी दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर भी है, ठीक है। तो अभी भी हम सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर है पूरी दुनिया में। सऊदी अरेबिया और कतर ही हमारे आसपास हैं ओवरऑल अगर आप देखें। और मेजोरिटी ऑफ डिफेंस बजट भी जो है ना हमारा, वो जाता है सैलरीज में, अलाउंस में, डिफेंस पेंशन में सबसे ज्यादा बजट जाता है। तो शेयर ऑफ डिफेंस ओवरऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एक्चुअली कम होता हुआ नजर आया एट 13% इन फेब्रुअरीज इंटरिम बजट ओवरऑल। तो यस, डिफेंस का सबसे बड़ा खर्चा है सैलरीज एंड पेंशन। तो ओवरऑल अगर हम बजट इंक्रीज भी कर देते हैं तो आधे से ज्यादा वो सैलरी में चला जाता है, जो भी डिफेंस का बजट रहता है वो। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें ना बजट को, तो मैं बता दूं यूएस का बजट होता है करीब 700-800 बिलियन डॉलर्स का। नंबर 2 पे आता है चाइना, 150-200 या शायद 250 बिलियन डॉलर्स। और नंबर 3 पर आता है रशिया, जिसे हम कहते हैं 60-70 बिलियन डॉलर का बजट है, और उसके बाद आता है इंडिया। अगर आप कंपेयर करें, अगर मैं कंपेयर कर दूं तो यूएस के बाद जो अगली 9 कंट्रीज है ना, उनको अगर आप मिला दें तब भी वो यूएस जितना खर्च नहीं कर पाती हैं। यूएस का डिफेंस बजट इतना बड़ा है, अकेले वो पूरी दुनिया जितना खर्च कर देता है डिफेंस पर। सो इंडिया को ऑफकोर्स डिफेंस बजट नहीं घटाना है, लेकिन इम्पोर्ट्स हमें घटाने हैं, और हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहेगा इम्पोर्ट्स को घटाना। तो यहाँ पे इस हम बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं अगर देखा जाए। इसी तरीके से अगले 50 से 60 सालों में इंडिया एक वेपन्स के मामले में भी बहुत बड़ा सुपर पावर बन सकता है पूरी दुनिया में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।